नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं जय प्रकरण पोषण पार्ट 2। ठीक है, आज मैं आपको उस क्रैश कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके सवाल लड़ने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 30 सवाल देने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर से, जो आपके एग्जाम में आ सकता है इस 30 में से। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा और याद रखिएगा कि सवाल आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, चलिए मैं भी थोड़ा सा ध्यान दूंगा। ठीक है, चलिए आप सब पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जय प्रकरण और पोषण, जय प्रकरण पोषण में हम आपको पहले नोट्स लिखा चुके हैं। ठीक है, नोट्स लिखवाने के बाद मैं आपको आज क्रैश कोर्स में 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 30 याद रखना है और 30 में से 5 सवाल या 10 सवाल आपके अंदर वस्तुनिष्ठ में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला आपका सवाल मैं लिख देता हूँ। पहला है आपका सवाल कि पहला कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो चलिए सबसे पहले बता देता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में, क्योंकि पत्ते से ही क्या निकलता है, रंध्र जो होता है, पत्तों के अंदर छिद्र होता है, उस छिद्र के अंदर से क्या निकलता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, किस भाग में होता है। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जो जल निकलता है पौधे से और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, तो ये हमारा कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? कोई भी पौधा है उसका वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पत्तों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा पत्तों की तरह, यानी कि पत्तों में क्या होता है? पत्ता। ठीक है, आपको ऑप्शन आएगा तो आप पत्ता लगाइएगा। ठीक है, पहला आपका सवाल बन गया, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। चलिए पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये समझना है, कहाँ पाया जाता है, पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। चलिए पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता होगा भाई साहब बताइए। कह रहा है कि पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पौधों में मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक है, पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो पत्तियों के अंदर जो हरे वर्णक होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए हैं कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। दूसरा आपका सवाल बन गया है। चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है? तीसरा सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कब, यानी कब निकलता है। तीसरा नंबर सवाल है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डियोक्टोसोम से। ठीक है, चलिए ये आपका 4 ऑप्शन है। कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है। ठीक है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डियोक्टोसोम से। चलिए तीसरा नंबर हम आपको सवाल बताने वाले हैं, पौधों में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए ये समझना है, पौधे में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए बताते हैं पौधों में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो पौधों में ऑक्सीजन जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से, यानी H2O। ठीक है, H2O।
जो इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, चलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ निकलता है, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कह रहा है, तो यहाँ पौधों मत लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखिएगा। सॉरी बच्चों, पौधों नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों, जल से निकलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। पहला है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। देखिए मछली तो उभयलिंगी नहीं हो सकती है, शेर भी नहीं हो सकता है और बकरी भी नहीं हो सकती है। उभयलिंगी का मतलब जो स्थल और पानी में दोनों में रहे, जो स्थल और पानी दोनों में रहे। तो स्थल और पानी में कौन रहता है, केचुआ रहता है। कौन रहता है बच्चों, केचुआ रहता है, क्योंकि मछली तो सिर्फ पानी में ही रहता है, सिर्फ धरती पे रहता है, भूमि पे, और बकरी भी कहाँ रहती है, भूमि पे रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु उभयलिंगी है। ठीक है, उभयलिंगी जो धरती और पानी दोनों में रहे। ठीक है, उभयलिंगी है। चलिए ये आपको समझना है, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु उभयलिंगी है, तो कौन सा जंतु है, केचुआ। कौन है, केचुआ। ठीक है, केचुआ क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, ये आप समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका पांचवा सवाल है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी समझना है। चलिए 5वां नंबर आपका सवाल है, 5वां नंबर आप सवाल नोट कर लीजिए। शरीर में क्या कह रहा है, शरीर में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है, ये समझना है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है। चलिए समझते हैं, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है, तो शरीर में भोजन का पाचन है, सबसे पहला दिया है आपका उपचयन, चयन, विस्थापन, अपचयन। देखिए संचयन तो हो नहीं सकता है, विस्थापन भी नहीं हो सकता है, अपचयन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा बच्चों, आपका शरीर में पाचन की क्रिया उपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं इसलिए आपको सवाल दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जानिए। ठीक है, छठा नंबर आपका सवाल कह रहा है, छठा नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है बच्चों, छठा नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो अपना पोषण खुद करता हो। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा, स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा, क्या कह रहा है, कौन पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों, तो स्वपोषी पोषण के लिए सबसे पहला आपका दिया है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश और उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपको याद रहेगा। तो क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल है, कोमा जल कोमा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या है बच्चों, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये आदि क्या है, इनके लिए सभी क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये तीनों एक ही लाइन में होगा, तो इसका आंसर आप दीजिएगा इनमें से सभी। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से।
चलिए प्यारे बच्चों, चलिए आज हम छह क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला है आपको पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पत्ते में, ठीक है, पौधे के पत्तों में होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आपका सवाल है कि पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है 6 सवाल मैं आपको बता चुका हूं और ये हम आपको इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं। सबसे पहले समझ जाइए कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और आपको ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें A B C D घेरे में लगा रहेगा सर्कल में, और आपको वैसे आपको लिखना है ताकि ये बाहर सर्कल से बाहर ले जा सके। क्योंकि जो आपका जो सवाल बनाएंगे आप, जो प्रश्न बना के जिसमें आंसर आप लिखते हैं, ओमार करते हैं, वो ओमार क्या होता है, स्कैन होता है, मशीनों के द्वारा स्कैन होता है, जिससे आपका अगर इस सर्कलों से बाहर हो जाता है तो वो आपका आंसर स्कैन नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान से इस एग्जाम में याद रखिएगा कि गोला कैसे लगाए, तो गोला आप ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से उसमें भरना है ताकि स्कैन हो जाए, नहीं तो आपका स्कैन नहीं होगा तो आपका मार्क्स भी नहीं जुटेगा, ठीक है बच्चों। बाद में ये नहीं कहना कि सर मैं तो सब बना के लाया लेकिन एक भी नहीं जुटा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 7वां नंबर सवाल था कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर सवाल आप लिखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, रंग क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है। चलिए ये आप ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है। तो चलिए इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का क्या रंग होता है, हरा होता है, जिसके कारण क्लोरोफिल भी क्या होते हैं, पत्तियों के अंदर हरे होते हैं, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। चलिए बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए लिख दीजिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा यानी ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका उसके बाद आपका 8वां नंबर सवाल है, कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेगा कहाँ पनपता है, ग्वाइटर यानी घेगा रोग कहाँ पनपता है, ठीक है। घेगा रोग कहाँ किससे पनपता है, यानी कैसे पनपता है, यानी किसकी कमी से घेगा रोग पनपता है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, घेगा रोग किसकी कमी से होता है। ये तो सब जानते हैं कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है। तो बच्चों घेगा रोग यानी गलकंड, जिसको गलकंड भी कहते हैं, यानी ग्वाइटर, उसका इंग्लिश में क्या नाम है, ग्वाइटर नाम है। घेगा रोग ग्वाइटर अगर कहे या गलकंड कहे या घेगा कहे तो आप समझ जाइएगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों, आयोडीन की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों, घेगा रोग होता है, सॉरी घेगा रोग होता है, बोलने में भी कैसे लगता है, घेगा रोग होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका है, 9 नंबर आपका क्या कह रहा है, कुटपाद किस में पाया जाता है, कुटपाद किस में पाया जाता है, यानी किस जीव में कुटपाद पाया जाता है। चलिए 9 नंबर सवाल है, कुटपाद किस जीव में पाया जाता है, कुटपाद किस जीव में पाया जाता है, कुटपाद किस जीव में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, कुटपाद किस जीव में पाया जाता है, तो कुटपाद का आंसर आप बताइए कि किस जीव में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमीबा में। क्यों पाया जाता है अमीबा में, क्योंकि कुटपाद ही उसका क्या होता है, भोजन होता है, और वो उससे क्या करता है, उसे ही ग्रहण करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कुटपाद इसका क्या हो जाएगा, कुटपाद किस जीव में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में, ठीक है, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर आपका सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ये तो सबको पता है बाबू साहब, ये तो सबको पता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32। बच्चा हमको बोला था कि सर एक वयस्क मनुष्य में अगर 32 दांत होते हैं तो मेरे को 32 दांत कहाँ है। हम बोले वयस्क मनुष्य बोले हैं बाबू, जब तुम 20 साल 30 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे अंदर 32 दांत
मिल जाएगी, तब तुम्हारे अंदर क्या हो जाएंगे 32 दांत मिल जाएंगे। ठीक है बाबू, ये आप समझिएगा। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ठीक है, चलिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? क्या एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? चलिए समझते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। चलिए समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपका सवाल है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं बाबू? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए, आप ये ध्यान में रख के रहिएगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत? तो 32 दांत। ठीक है, चलिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नंबर आपका सवाल है। 11 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? चलिए, 11 नंबर सवाल हम समझते हैं। कह रहा है 11 नंबर कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कैसे देखा जाता है? किस एक्स पर देखा जाता है? यानी कि कह रहा है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस एक्स पे देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, स्लाइड को सर्वप्रथम, स्लाइड को सर्वप्रथम क्या कह रहा है? सर्वप्रथम कितने एक्स कंपाउंड पे देखा जाता है? कंपाउंड में देखा जाता है। ठीक है, में देखा जाता है। चलिए, अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, कह रहा है स्लाइड को सर्वप्रथम कितने एक्स पर देखा जाता है? तो स्लाइड को सर्वप्रथम कितने एक्स पर देखा जाता है बच्चों, बताइए? स्लाइड को सर्वप्रथम 10 एक्स पे देखा जाता है। 10 एक्स पर। किस पर? 10 एक्स पर। चलिए, ये ध्यान में रखिएगा, स्लाइड को कितने एक्स पर देखा जाता है? तो 10 एक्स पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो 12 नंबर आपका सवाल है कि कवक में, ठीक है, चलिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ठीक है, चलिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो चलिए बताते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। चलिए समझते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है बच्चों, बता सकते हैं आप? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? पहला आपका दिया है मृतजीवी, दूसरा संभोजी, तीसरा दिया है स्वपोषी और डी दिया है कोई नहीं। ठीक है, चलिए।